सो हे माय डियर ऑडियंस, कैसे हो आप लोग? हाउ आर यू ऑल? कैसे हो? आज हम बात करने वाले हैं लीगल टर्म्स के बारे में। कुछ लीगल टर्म्स को देखेंगे और उन सभी लीगल टर्म्स को देखने के साथ साथ मैं आपको उसको यूसेज भी बताऊंगी, कहाँ कहाँ पर आपको ये लीगल टर्म्स मिलने वाली हैं। इसके बाद ये आपकी फर्स्ट वीडियो होने वाली लीगल टर्म्स के ऊपर। आई गेस एक और वीडियो आएगी या फिर 2 और वीडियो आने वाले हैं। इस वीडियो को लाने का मेन पर्पस ये है क्योंकि हम अब स्टार्ट करने वाले हैं लीगल सेक्शन, और लीगल सेक्शन आपको अच्छे से समझ है उसके लिए आपको सारे टर्म्स की क्लियरिटी होनी चाहिए। ओके, सो आज हम इस वीडियो में अप्रॉक्स 50 प्लस टर्म्स को करने वाले हैं, ठीक है। और इन टर्म्स को हम करेंगे, इनके बारे में समझेंगे। मैंने पूरी मीनिंग भी लिख रखी है, और ये जितने भी टर्म्स हैं मैंने AP भारद्वाज से उठाए हैं। AP भारद्वाज, जैसे कि मैंने आपको हमेशा से कहा, लीगल के लिए बहुत अच्छी बुक है। अगर आप लीगल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो AP भारद्वाज वन ऑफ द बेस्ट बुक आई एवर सीन, ठीक है। क्योंकि AP भारद्वाज में लीगल का सेक्शन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप लीगल के सेक्शन को, जो भी टर्म्स वाला एरिया है, वहाँ से आप देख सकते हो। मैंने कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स जो मुझे लगती हैं कि थ्रू आउट योर प्रिपरेशन आने वाली हैं, तो वही सारे टर्म्स को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया। अप्रॉक्स आपको 50 वर्ड्स मिलने वाले हैं, 50 टर्म्स मिलने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं वो सारे के सारे टर्म्स को। जब हम सारे लीगल टर्म्स को कंप्लीट कर लेंगे तब हम लीगल के सब्जेक्ट जैसे कि टॉर्ट हो गया, IPC हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो पढ़ना शुरू करेंगे। और एक और चीज़, जैसे कि मैंने प्रीवियस कुछ वीडियोज़ में आप लोगों को तीन के तीनों के मतलब आपके IPC, टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट इन सब का मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए। तो गाइज होप आपने वो वीडियो देख ली होगी, और अगर नहीं देखी होगी तो प्लीज़ गाइज डू वॉच दोज वीडियोस, क्योंकि उसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी डिफाइन कर रखे हैं, और उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं आगे कंटिन्यू करने वाली हूँ। और वैसे ही आपको सारी वीडियोज़ मिलने वाली हैं। तो लीगल को स्टार्ट करने से पहले लीगल टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद लीगल मैगजीन्स को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले लीगल टर्म्स को ख़त्म करेंगे, फिर लीगल मैगजीन्स को ख़त्म करेंगे। ओके, सो चलिए देख लेते हैं वीडियो को आगे बिना आपको और मेरा टाइम वेस्ट किए। तो अप्रॉक्स जैसे कि मैंने आपको बोला 50 टर्म्स होने वाली हैं, ठीक है। 50 टर्म्स होने वाली हैं, तो सबकी सब टर्म्स को हम करेंगे। ओके, और एक और चीज़ स्टार्ट करने से पहले, आपकी जो ये जो PDF है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो गाइस डू ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, क्योंकि वहाँ पर आपको PDF मिल जाती है। PDF मैंने आज ही 2 PDF अपलोड की हैं जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगी आप लोगों के सिलेबस से रिलेटेड। ओके, तो आज हम लोग लीगल का सेक्शन कंप्लीट करने वाले हैं, लीगल के टर्म्स का सेक्शन कंप्लीट करने वाले हैं। कुछ मतलब 50 टर्म्स को पढ़ने वाले हैं आज। और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, नोट्स जब आप बनाओ तो इन सभी टर्म्स को, मतलब यहाँ पर तो आपको पूरी प्रॉपर डेफिनेशन मिलने वाली है। वैसे अगर आप लोग अपनी वर्डिंग लिखना चाहो तो नोट्स अपने क्रिएट करो और उसमें नोट करते जाओ अपनी वर्डिंग में। ओके, सो चलिए देख लेते हैं सारे टर्म्स को बिना आपको और मेरा टाइम वेस्ट किए। ओके, सो फर्स्ट वर्ड आपका है अबडक्शन। अबडक्शन का मतलब क्या होता है? अगर आपने पहले पढ़ाई कर रखी है या फिर आप कर रहे हो तो आपको अबडक्शन का मतलब पता होगा। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं हूँ यहाँ पर बताने के लिए। सो अबडक्शन का मतलब होता है कि आप किसी को बिना उसकी परमिशन के, आप किसी पर्सन को लेकर जा रहे हो रॉन्गफुली यूजिंग योर फोर्स, ठीक है, और फोर्स और फ्रॉड। ओके, और अगर आप किसी को फोर्स या फिर फ्रॉड से किसी इंसान को लेकर जा रहे हो तो वहाँ पर आप अबडक्शन कर रहे हो, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। रॉन्गफुली टेकिंग अवे मतलब किसी इंसान को गलत तरीके से लेकर जाना, और डिटेनिंग मतलब कैद करके लेकर जाना बाय अंदर पर्सन, किसी दूसरे इंसान को, यूजुअली बाय यूजिंग फोर्स और फ्रॉड, ठीक है। तो अगर आप फोर्स और फ्रॉड यूज़ करके किसी इंसान को लेकर जा रहे हो तो आप अबडक्शन कर रहे हो। इसके ही थोड़ा आपको सिमिलर किडनैपिंग जैसा वर्ड भी मिलेगा, एक किडनैपिंग, जिसको मैं आगे आगे करेंगे। किडनैपिंग में क्या होता है, इसमें आपकी एक एज डिफाइन होती है। किडनैपिंग की भी सेम डेफिनेशन होती है, मतलब उसमें ये होता है कि आप लॉफुल गार्जियन से लेकर जा रहे हो, इसमें भी सेम चीज़ है, ठीक है। बट यहाँ पर यूज़ किया गया है फोर्स और फ्रॉड। किडनैपिंग में क्या होता है, अगर आप किसी एज के अंदर, अगर आप किसी एज मतलब वही जो आपकी लीगल एज होती है उसके अकॉर्डिंग में अगर आप लेकर जा रहे हो तो आप किडनैपिंग करो। अब हम किडनैपिंग के टॉपिक को पढ़ेंगे, आपको प्रॉपर एज बताऊंगी कि बॉय में कितनी होती है, गर्ल में कितनी होती है, लीगल गार्जियनशिप क्या होती है, वो सब चीज़ें हम किडनैपिंग के डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहे होंगे, तब हम उसको ढंग से पढ़ेंगे। अभी से आप इतना समझ लो, किडनैपिंग और अबडक्शन दोनों सेम होती है, बट डिफरेंस क्या होता है, किडनैपिंग में एज डिफाइन होती है, अबडक्शन में एज डिफाइन नहीं होती। ओके, डन। नेक्स्ट है आपका अकम्पलिश। अकम्पलिश मतलब क्या होता है, आप कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, और आप किसी का साथ दे रहे हो या फिर आप उसे खुद ही कर रहे हो, वो आप उसके पार्टी में हो, मतलब उसके क्रिमिनल एक्टिविटी करने के लिए पार्ट हो या फिर नहीं हो, तो वो चीज़ को अकम्पलिश कहते हैं। जैसे कि वन हु इज़ अ पार्टी ऑफ इन अ क्राइम टू अ क्राइम, मतलब कोई भी हो जो क्राइम में पार्टी है, ठीक है, आइदर एज अ प्रिंसिपल मतलब वो मेन इंसान बन के कर रहा हो या फिर
और एज एन एक्सेसरी मतलब आप साइड से उसमें हेल्प कर रहे हो। तो अकम्प्लिश मतलब क्या होता है, क्राइम में हेल्प करना, मतलब क्राइम या फिर खुद ही करना या फिर उसमें हेल्प करना, एक पार्टी बन के उसे कहते हैं अकम्प्लिश। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्विटल। एक्विटल क्या होता है, आप अगर आप थोड़ी सी अगर आपने पहले पढ़ाई की है तो एक्विटल का मतलब आपको समझ आ रहा होगा, किसी भी इंसान को एक्विट कर देना। एक्विट मतलब उसको गिल्टी नहीं है उसको फ्री कर देना। ठीक है, तो वो हो गया आपका एक्विटल। अ डिसीजन बाय अ कोर्ट, मतलब कोर्ट की साइड से आपको डिसीजन आया दैट द डिफेंडेंट, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि डिफेंडेंट के ऊपर जो कि विक्टिम होता है वो डिफेंडेंट के ऊपर केस करता है। ओके, सो डिफेंडेंट जो होता है उसको क्राइम से उसको नॉट गिल्टी कर दिया जाता है, मतलब आप गिल्टी नहीं हो तो आप एक्विट हो गए, एक्विटल हो गया है आप लोगों का, तो आप हट चुके हो, अब आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं चलने वाली, तो वो होता है एक्विटल। राइट, नेक्स्ट होता है एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट मतलब क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि द पोस्टपोन्डमेंट और सस्पेंशन ऑफ द हेयरिंग ऑफ द सेशन। आपने एडजर्नमेंट ऑफ द पार्लियामेंट सेशन सुना होगा, मतलब आप किसी चीज़ को पोस्टपोन कर रहे हो, आगे के लिए बढ़ा रहे हो, आगे जो आपकी फर्दर हेयरिंग होने वाली उसके लिए आप पोस्टपोन करना किसी काम को, आपका एडजर्नमेंट हो जाता है। राइट, नेक्स्ट है आपका एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन का मतलब क्या होता है कि आप फॉर्मल जजमेंट जो आती है उसे आप एडजुडिकेशन कह सकते हो, जैसे कि फॉर्मल जजमेंट और डिसीजन ऑफ द कोर्ट और द ट्रिब्यूनल, मतलब जजमेंट को आप इन शॉर्ट जजमेंट को आप किसी और वर्ड में बोलना चाहो तो एडजुडिकेशन होता है। राइट, अब आता है एफिडेविट। एफिडेविट बहुत ही कॉमन वर्ड है। एफिडेविट मतलब होता है कि हम लॉ के टर्म में देखते हैं तो एक एविडेंस के थ्रू इसको यूज़ किया जाता है, एविडेंस की तरह इसको यूज़ किया जाता है। आप एफिडेविट में ट्रू स्टेटमेंट लिखते हो तो आपका एफिडेविट हो जाता है, एक एविडेंस की तरह कोर्ट ऑफ लॉ में यूज़ किया जाता है। ओके, अगर इन शॉर्ट हम इसको पढ़ें तो लिखा है अ रिटन स्टेटमेंट दैट यू से ऑफिशियली इज ट्रू, मतलब जो ऑफिशियली ट्रू है उसको हम एज अ एविडेंस मतलब एफिडेविट यूज़ करते हैं एविडेंस में। ठीक है, एंड दैट कैन बी यूज्ड, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, हम कोर्ट में उसको एज अ एविडेंस यूज़ कर सकते हैं, वो आपका एफिडेविट हो गया। एफ्रे, एफ्रे का मतलब क्या होता है, किसी को थ्रेट करना। ठीक है, किसी के माइंड में थ्रेट लाना, ये होता है आपका एफ्रे। ठीक है, अब जैसे क्या है, द ऑफेंस इज यूजिंग और थ्रेटिंग, मतलब किसी को कोई ऑफेंस कमिट कर रहे हो, कोई ऑफेंस कर रहे हो जिसमें आप उसको थ्रेट कर रहे हो, थ्रेट मतलब डरा रहे हो, अदर देन बाय वर्ड अलोन, मतलब सिर्फ बोलने से ही नहीं, उसको एक्शन करके दिखा रहे हो कि थप्पड़ मारूंगा ऐसे वाला। ठीक है, और आप उसमें अनलॉफुल वायलेंस भी यूज हो रहा है, मतलब आप उसको डरा रहे हो। ठीक है, द कंडक्ट मस्ट बी सच एज वुड हैव कॉज्ड अ रीजनेबल पर्सन, मतलब किसी रीजनेबल पर्सन के थ्रू टू द फियर ऑफ द सेफ्टी, मतलब उसकी सेफ्टी पर अगर आप उसकी सेफ्टी पर आप उसको फियर कर रहे हो, मतलब उसको डरा रहे हो कि मैं आपको मार दूंगी या फिर ऐसा कुछ कर दूंगी, तो आप एफ्रे कर रहे हो, मतलब किसी को आप थ्रेटनिंग कर रहे हो, सिर्फ वर्ड से नहीं, अपने जेस्चर पोस्चर से भी आप उसको बोल रहे हो। ठीक है, अनलॉफुल वायलेंस करने की कोशिश करो, वहाँ पर आपने एफ्रे किया है। जब आप क्रिमिनल लॉ को पढ़ोगे तो एफ्रे वर्ड आपको वहाँ पर अच्छे से समझ आएगा। ओके, नेक्स्ट होता है एलिबाई। एलिबाई क्या होता है, आप इसको पढ़ते हैं, ये बहुत बहुत कॉमन वर्ड है, आप अपने एंट्रेंस थ्रू आउट ऑफ योर एंट्रेंस आप इस वर्ड को सुनोगे, एलिबाई क्या होता है। तो एलिबाई को देखते हैं। एलिबाई क्या होता है, एलिबाई मतलब कोई भी इंसान जिसके ऊपर आप लोगों ने कुछ चार्ज हुआ है, ठीक है, बट जिस क्राइम के लिए चार्ज हुआ वो उस टाइम वहाँ पर था ही नहीं, तो उसको व्हेन द क्राइम वॉज कमिटेड, जब वो क्राइम कमिट किया जा रहा था तो जिस पर्सन के ऊपर आपने चार्ज लगाया है क्राइम के लिए वहाँ पर था ही नहीं, तो उसको कहते हैं एलिबाई। ठीक है, उस प्ली को कहते हैं। ठीक है, अब आता है एलिमनी। एलिमनी क्या होता है, एलिमनी आपने नॉर्मल जब वर्ड सुनते हैं, जब किसी का डाइवोर्स हो रहा होता है तो चाहे हस्बैंड चाहे वाइफ दोनों में से कोई भी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए, फाइनेंशियली अपने आप को डिपेंडेंट जो होते हैं वो लेते हैं, मतलब फाइनेंशियली आप कुछ चीज़ मांग रहे हो अपने पार्टनर से, तो वो हो गया आपका, पढ़ लेते हैं, फॉर्मली फाइनेंशियल प्रोविजन मेड बाय अ हस्बैंड टू हिज वाइफ, मतलब एक हस्बैंड अपने वाइफ से करते हैं, वाइफ अपने हस्बैंड से भी करते हैं, दोनों साइड से, व्हेन दे आर लिविंग अपार्ट, जब वो अलग रह रहे हो तब। ठीक है, एलिमनी इज नोन एज द मेंटेनेंस ऑफ द फाइनेंशियल प्रोविजन, मतलब आप मेंटेनेंस मांग रहे हो अपने पार्टनर से, मतलब जो आपके साथ पार्टनर थे, ठीक है, उनसे। अब आता है एलिगेशन। एलिगेशन मतलब कोई स्टेटमेंट लगाना किसी के ऊपर, मतलब आइदर इट्स ट्रू और फॉल्स, मतलब उससे कोई मतलब, बट एलिगेशन लगाना, किसी को कुछ बोलना, अपने साइड से स्टेटमेंट पास करना, वो होता है एलिगेशन। अब आप उसको एफिडेविट की साइड से भी कर सकते हो और इंडक्टमेंट की साइड से भी कर सकते हो, तो ये कुछ होता है एलिगेशन लगाना, आपको समझ आ रहा होगा। एमिकस क्यूरी का मतलब क्या होता है, एमिकस क्यूरी का मतलब होता है अ कोर्ट ऑफ फ्रेंड और ट्रिब्यूनल। अ कोर्ट ऑफ फ्रेंड और ट्रिब्यूनल मतलब फ्रेंड है और कोर्ट का। अब इसका मतलब क्या होता है, ऐसे तो हमने बहुत बार सुना है कि एलिबाई मतलब ये होता है, सॉरी एमिकस क्यूरी का मतलब ये होता है, बट मतलब एमिकस क्यूरी का मतलब क्या होता है कि लेट्स सपोज कोई लॉयर है, ठीक है, कोर्ट को फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में कुछ बात करनी है, बट जिस लॉयर के पास वो केस गया है उसको फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो कोर्ट ने किसी और लॉयर को जिसको फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में ज़्यादा नॉलेज, जिसको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी है, नॉलेज है, उसको उसकी हेल्प की
के लिए लगा देना, उसे कहते हैं एमिकस क्यूरी। मतलब उस इंसान को, क्योंकि वो हेल्प कर रहा है एक केस को सॉल्व करने में, इसलिए उसको एमिकस क्यूरी कहते हैं, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है, अ नॉन पार्टी मतलब कोई ऐसा इंसान जो पार्टी में, जो उस एरिया में नहीं है, उस पार्टी में नहीं है, हु गिव्स एविडेंस बिफोर द कोर्ट, जो मतलब पार्टी में ना होने के बजाय भी, मतलब ना होने के बावजूद भी वो एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है बिफोर द कोर्ट को, तो वो आपका एलिबाई हो जाएगा। वो रिसर्च करता है, आर्ग्यूमेंट करता है और फिर वो इसको सबमिशन भी करता है, तो वहाँ पर एमिकस क्यूरी हो जाएगा, ठीक है। मतलब कोर्ट ऑफ फ्रेंड जो कि हेल्प करता है उस पार्टी का ना होने के बावजूद भी। अब पढ़ते हैं एमनेस्टी का क्या मतलब होता है। एक बार इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं, देन इसको देखेंगे। An act erasing from legal memory such aspect of the criminal conduct by an offender, okay, it is most frequently guaranteed to the group of people in respect of the political offenses and it is wider than the pardon से भी अलग होता है, ठीक है, उससे ज़्यादा फैला हुआ होता है। which merely relieves an offender of the punishment, मतलब किसी को माफ़ कर देना, ठीक है, उसका एविडेंस है, फिर लीगल मेमोरी जो उसको हटा कर, उसको साइड करके उसको माफ़ कर देना, वो हो गया आपका पार्डन। समझते हो पार्डन क्या होता है, कि उसको फ्री कर देना, वो हो गया आपका एमनेस्टी, राइट। तो एमनेस्टी का मतलब अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जिस भी इंसान के ऊपर कोई क्रिमिनल ऑफेंस चल रहा है, मतलब जिसने कुछ किया, उसको फ्री कर देती है, पार्डन कर देती है, हटा देती है उसके ऊपर से, वो तो एमनेस्टी हो जाता है, ठीक है। अर्सॉन का मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी की भी प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हो बाय फायर, मतलब आग से, विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज, बिना लॉफुल एक्सक्यूज के अगर आप किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हो, आपका अर्सॉन हो जाता है, राइट। नेक्स्ट आता है असाइलम। असाइलम मतलब आपको पता है, असाइलम मतलब क्या होता है कि मतलब बंद करना, असाइलम, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं। रिफ्यूज ग्रांट टू एन इंडिविजुअल हुज एक्स्ट्राडिशन इज सॉट बाय द फॉरेन गवर्नमेंट और हु इज फीलिंग प्रोसिक्यूशन, किसी को भी एक्स्ट्राडिट करके कहीं से लाया जा रहा है तो उसको असाइलम में रखा जाता है, वही चीज़ यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। बेल का मतलब क्या होता है, बेल मतलब अगर आपको फ्री कर देना, अगर आप जेल में हो तो आपको फ्री कर देना, वही होता है बेल। अब देख लेते हैं बेल का क्या मतलब लिखा है यहाँ पर। द रिलीज बाय द पुलिस मजिस्ट्रेट और कोर्ट ऑफ अ पर्सन हेल्ड इन लीगल कस्टडी, मतलब वो इंसान, मतलब किसी को रिलीज करना बाय पुलिस, बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट, उस पर्सन को जो कि लीगल कस्टडी में है, वाइल अवेटिंग द ट्रायल और अपीलिंग अगेंस्ट द क्रिमिनल कन्विक्शन, मतलब जब उसके ऊपर, जब वो वेट कर रहा है, जब वो उसमें है कि अभी उसका काम चल ही रहा है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब उसके ऊपर फाइनली वर्डिक्ट नहीं आया, फाइनली उसके ऊपर उसको पनिशमेंट नहीं मिली है, तो उस सिचुएशन में कोई इंसान चल रहा है, लीगल कस्टडी में है, ठीक है। कंडीशन में भी इम्पोज ऑन अ पर्सन रिलीज्ड ऑन द बेल बाय द पुलिस, मतलब उस टाइम पर क्या होता है कि कुछ कंडीशन पर पुलिस जो होती है बेल दे देती है, उस इंसान को कुछ टाइम के लिए छोड़ देती है, ठीक है। अ पर्सन ग्रांटेड बेल अंडरटेकन टू पे देखो पे करना पड़ता है, और आ स्पेसिफिक सम ऑफ कोर्ट इफ ही फेल्स टू अपीयर द डेट ऑन द सेट, मतलब अगर उस डेट पर वो नहीं आया, जिस डेट पर उसको वापस आने को बोला गया, अगर उस डेट पर नहीं आता तो उसको कुछ पे करना पड़ता है, तो वो चीज़ें वहाँ पर होती है, राइट। नेक्स्ट आते हैं बेलिफ। बेलिफ क्या होता है, तो बेलिफ का मतलब देखते हैं। तो बेलिफ क्या होता है, बेलिफ एक ऑफिसर होता है जो कोर्ट की साइड से कोर्ट के कंसर्न से किसी दूसरे से कोई सामान लेने जाता है, ठीक है। अब देखो क्या मतलब, मैंने क्या आपको बोला, द ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट कंसर्न विद द सर्विस, मतलब उसको कोई सर्विस दी जाती है, मतलब सर्विस में होता है वो, ऑफ द कोर्ट प्रोसेस, मतलब एंड द इन्फोर्समेंट ऑफ इट्स ऑर्डर, मतलब जो उसको ऑर्डर दिया जाता है उसे करना होता है, वो होता है बेलिफ, ठीक है। ये जो होता है ना, ये आपका पहली बात तो ये समझ लो, कॉन्ट्रैक्ट की जो सिचुएशन होता है वहाँ पर यूज होता है कि अगर किसी भी इंसान को कोई ऐसा ऑफिसर होता है जिसको कोर्ट की साइड से परमिशन दी जाती है कि वो जो डेप्टर है, मतलब जिससे सामान लेना है, ठीक है, उसके लिए कोई गुड्स उससे लेना है, तो वहाँ पर जो बेलिफ होता है वो उस गुड्स को लेकर आता है कोर्ट के लिए, ठीक है, तो वो होता है बेलिफ, मतलब किसी सामान को लेने के लिए भेजा जाता है, मतलब कोई ऐसा ऑफिसर जो कि कोर्ट की साइड से आया है और आपसे कुछ लेने, जो कि कोर्ट ने बोला है देने के लिए, वो हो गया बेलिफ। होप आपको समझ आया होगा। बेलमेंट क्या होता है, बेलमेंट एक प्रोसीजर होता है, एक एक्ट होता है जहाँ पर बेलर और बेली होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि जो बेलिफ होता है वो सामान लेकर आता है, कोर्ट जो उसको ऑर्डर देती है, वैसे यहाँ पर एक होता है बेलर, एक होता है बेली। बेलर होता है ओनर और बेली होता है जिसके साइड से वो काम, मतलब जिसने उस काम को करवाना चाहिए, ठीक है, करवाना होता है, वो होता है बेलर और बेली। बेलर जो होता है, अगर कोई पर्टिकुलर गुड्स है जो कि आपको बेली को ट्रांसफर करना है, तो उस एक्ट को, उस पोजेशन को, उस गुड्स को, उसको ट्रांसफर करने को हम बेलमेंट बोलते हैं, राइट। अब देखो क्या लिखा है, तो ट्रांसफर ऑफ द पोजेशन ऑफ गुड्स, मतलब जो आपके पोजेशन में उसको ट्रांसफर करना बाय द ओनर मतलब बेलर टू अनदर बेली, मतलब जिसको दूसरे को करना है वो बेली, पर्टिकुलर प्रोसेस मतलब पर्पस, कुछ पर्टिकुलर काम के लिए, पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए आपने किसी चीज़ को ट्रांसफर करने के लिए बोला है, तो यहाँ पर बेलमेंट
बेलमेंट उसे कहा जाता है। जब बेलर बेली को कुछ ट्रांसफ़र करता है, उस प्रोसेस को, उस ट्रांसफ़र को बेलमेंट बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बैंकरप्सी। बैंकरप्सी मतलब जो जिसके पास कहीं से पैसे नहीं रहता, जो एकदम से साइड। इंसॉल्वेंट अगर हम बोलें तो बैंकरप्सी इंसॉल्वेंट होता है, राइट। बैटरी, बैटरी क्या होता है, अगर आपने फिजिकल फोर्स यूज कर लिया किसी दूसरे इंसान के ऊपर तो उसको हम बैटरी बोलेंगे, राइट। बेनिफिशियरी क्या होता है, बेनिफिशियरी जिसको किसी काम से बेनिफिट मिल रहा है वो बेनिफिशियरी हो गया, राइट। तो ये भी हो गया। बाइगैमी क्या होता है कि एक पर्सन मतलब एक हस्बैंड जो होता है जिसने ऑलरेडी शादीशुदा है, फिर वो दूसरी मैरिज कर लेता है बिना किसी पर्टिकुलर रीज़न के, बिना डाइवोर्स दिए, बिना किसी की डेथ हुए वो अगर मैरिज कर लेता है तो हमारा बाइगैमी होता है, जो कि आपका एक ऑफेंस है अंडर 494 ऑफ द आईपीसी। ओके, सो मतलब मैरिज सेरेमनी मतलब एक हस्बैंड है जो कि इसके पास ऑलरेडी एक वाइफ है बट फिर भी वो दूसरी वाइफ से शादी कर लेता है, तो यहाँ पर बाइगैमी का ऑफेंस होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ को देखते हैं। अ ड्यूटी ऑफ अ पार्टी ऑफ लिटिगेशन टू प्रूव द फैक्ट, मतलब जो भी फैक्ट है उसको प्रूव करना होता है। जनरली द बर्डन ऑफ प्रूफ फॉल्स अपॉन द पार्टी हु सब्सिक्वेंटली असर्ट्स द ट्रुथ ऑफ द पर्टिकुलर फैक्ट, मतलब अगर आपने केस किया है तो वो आपको ही ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपने जो केस किया है वो सही है कि नहीं। ठीक है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर लाई करता है। ठीक है, तो हम अगर पूछें तो द बर्डन ऑफ प्रूफ इज लाइज ऑन द प्रोसिक्यूशन और क्लेमनेंट और प्लेंटिफ। जो प्लेंटिफ होता है उसी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है इन द सिविल केस, और इन द क्रिमिनल केस प्रोसिक्यूशन के पास ये बर्डन ऑफ प्रूफ का पॉइंट होता है। ओके, तो उन्हीं को प्रूव करना पड़ता है जो केस करता है। कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, हम कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ेंगे तो कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ेंगे, बट फिर भी अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया तो थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो कॉम्पिटेंस टू एंटर इन द लीगल बाइंडिंग अग्रीमेंट, मतलब कोई भी इंसान जो कि लीगल बाइंडिंग अग्रीमेंट में आने के लिए कॉम्पिटेंस है वहाँ पर कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएगा। द कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज वन ऑफ द एसेंशियल इंग्रेडिएंट, मतलब एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट के अंदर आता है जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एंटर इनटू द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अ माइनर और अ पीपल हु इज अनसाउंड माइंड हैव नो कैपेसिटी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कोई भी इंसान जो माइनर मतलब जिसकी 18 ईयर्स है वो छोटा, जिसकी एज अभी 18 नहीं हुई है वो। ठीक है, और ऐसा पर्सन जो अनसाउंड माइंड का, अनसाउंड माइंड मतलब जिसको अभी जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है उसकी कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन को नहीं पता कि इस टॉपिक पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, नहीं पता, वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है। तो ऐसे लोग कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए नहीं केपेबल होते हैं। ओके, द कॉन्ट्रैक्ट विच सच पर्सन इज, अगर आप ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वॉइड एब इनिशियो होगा। वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है कि वो चीज़ जो कि स्टार्टिंग से, जिस दिन आपने कॉन्ट्रैक्ट करने की स्टार्ट किया था उसी दिन से ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, राइट। तो कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे तब उसको ढंग से पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट मतलब फांसी दे देना, नॉर्मल सेंस में कहें तो डेथ इम्पोज करना आपका कैपिटल पनिशमेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका केविएट। केविएट का मतलब होता है अवेयर करना, किसी को वार्निंग देना। ठीक है, वार्न करना कि बी अवेयर रहो, मतलब अवेयर रहो, राइट। नेक्स्ट आता है केविएट एम्प्टर। केविएट एम्प्टर का मतलब होता है लेट द बायर बी अवेयर, मतलब बायर के पास ये अवेयरेंस होनी चाहिए कि आप जो कर रहे हो वो ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आता है केविएट वेंडिटर। वेंडिटर मतलब जो सेलर है उसको ये पता होना चाहिए जो आप सेल कर रहे हो वो ठीक हो, या फिर जो आप सेल कर रहे हो वो चीज़ आपकी गारंटी के ऊपर है, राइट। तो लेट द बायर बी अवेयर एंड लेट द सेलर बी अवेयर। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया आपका केविएट एम्प्टर और केविएट वेंडिटर। इन दोनों में डिफरेंस समझ के रखना है, इन दोनों को ऐसे याद करना। वेंडिटर मतलब वेंडर, वेंडर मतलब जो सेल करता है वो हो गया। तो इस तरीके से आप इसको कनेक्ट करके याद कर सकते हो क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जिगल राइट। ठीक है, ये मतलब आगे रेस्टिट्यूशन में लगा दे, बट कॉन्जिगल राइट जो होता है, कॉन्जिगल राइट जो होता है बेसिकली जो स्पाउस होते हैं उनको मिलते हैं। स्पाउस मतलब हस्बैंड एंड वाइफ को मिलते हैं। ठीक है, मैरिज जब उनकी होती है तब ये क्या होता है, इनको साथ में रहने के लिए इनको साथ में रहने का राइट होता है, राइट। कोहैबिटेशन करने का, इंटरकोर्स करने का राइट होता है, और मेंटेनेंस भी मतलब ड्यूरिंग द मैरिज इन लोगों को अपने साथ रहने का होता है। ठीक है, तो होता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जिगल राइट। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जिगल राइट एक पिटीशन फाइल की जाती है अगर ये लोग मतलब हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, जो स्पाउस होता है वो एक साथ नहीं रह रहे होते बिना किसी रीज़न के, तो आप वहाँ पर एक पिटीशन फाइल की जाती है। ओके, तो वो छोड़ दो, मतलब वो हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में बता रही हूँ, वो हम बाद में देखेंगे, बट अभी इतना समझ लो। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जिगल राइट का मतलब होता है कि जब हस्बैंड एंड वाइफ को साथ में रहने का राइट है, ठीक है, कोहैबिटेशन या फिर इंटरकोर्स करने का राइट है, तो आपका हो गया रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जिगल राइट, मतलब कॉन्जिगल राइट, सॉरी। नेक्स्ट आता है साइटेशन। साइटेशन, जब भी आप कुछ जजमेंट पढ़ोगे तो उसके नीचे लिखा होता है कि AIR सुप्रीम कोर्ट, ईयर लिखा होता है, पेज नंबर लिखा होता है, वो होता है साइटेशन। किसी भी जो प्रेसिडेंट आया हो उसको कोटिंग करना, मतलब वहाँ पर वो साइटेशन था। कॉन्स्पिरेसी अगेन, अब आप क्रिमिनल लॉ पढ़ोगे, IPC पढ़ोगे तो आप कॉन्स्पिरेसी पढ़ोगे। कॉन्स्पिरेसी क्या होता है, जब टू
बिटवीन 2 और मोर देन 2 पीपल, 2 या 2 से ज़्यादा लोग अगर कुछ ऐसा अनलॉफुल काम करने की सोच रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर कॉन्स्पिरेसी हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो अनलॉफुल वो नहीं है, बट कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है मतलब ऑफेंस करने की, कुछ कॉन्स्टिट्यूट करने का कुछ सोच रहे हैं, तो वहाँ पर आपका कॉन्स्पिरेसी कमिट होता है। नेक्स्ट आते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज बोलूँ तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब होता है कि कोर्ट की बेइज्जती करना, उनकी बात नहीं मानना, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, राइट। वो हो गया आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। यहाँ पर सिविल कंटेम्प्ट होता है और क्रिमिनल कंटेम्प्ट भी होता है, बट हम देख लेंगे। तो देखो, डिसोबीडियंस मतलब किसी उनकी बात को ना मानना ऑफ कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट के जो ऑर्डर है, जो प्रोसेस है, उसको ना मानना, ठीक है। सच एज ब्रीच ऑफ एन इंजंक्शन मतलब जो कोर्ट है उसकी बात को नहीं मानना, ठीक है, वो होगा। इफ एन इंजंक्शन इज सर्व्ड ऑन द डिफेंडेंट विद अ पेनल नोटिस attached, breach of injunction can result of the defendant being imprisoned। मतलब अगर आपने नहीं किया तो आपको जेल हो सकती है, वो सही चीज़ है, ठीक है। अब आते हैं क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट। वही जैसे मैंने आपको सिविल कॉन्टेम्प्ट मतलब कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, वैसे ही क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट। यहाँ पर आपको सिविल, ये सिविल हो गया, यहाँ पर कॉन्टेम्प्ट हो गया, राइट। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस मतलब होता है कि दो लोगों की कॉन्ट्रीब्यूटरी लापरवाही की वजह से वो चीज़ हुई है, केयरलेसनेस की वजह से वो चीज़ हुई है, ठीक। सो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस मैंने आपको बताया कि दो लोग जब कुछ काम कर रहे हैं तो उन दोनों की गलती की वजह से वो काम होता है, वो केयरलेसनेस की वजह से किसी को डैमेज होता है, किसी को प्रॉब्लम होती है, तो आपका कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस हो गया, ठीक है। काउंटरफीट का मतलब क्या होता है? काउंटरफीट का मतलब होता है कि आप कुछ गलत चीज़ दिखा रहे हो। गलत चीज़ दिखा रहे हो मतलब लेट सपोज आपके पास 10 रुपये का नोट है, ठीक है, आपके पास यहाँ पर 10 रुपये का नोट है और बिल्कुल सेम डिट्टो आपने एक और 10 रुपये का नोट बना दिया, बट ये वाला असली वाला नकली हो गया। तो आप कोर्ट को ये नहीं बोल सकते कि मैं ऐसे ही खेलने के लिए बना रही थी या बना रहा था, ठीक है। तो वो हो गया आपका काउंटरफिटिंग। मतलब आप गलत चीज़, मतलब कोई दो चीज़ों को सिमिलर दिखा रहे हो जबकि दूसरी चीज़ नकली है, ठीक है, वो होता है। सो डी फैक्टो को देखिए, डी फैक्टो का मतलब होता है कि जो फैक्चुअल में है, जो रियलिटी में है, वो आपका हो गया डी फैक्टो। जैसे कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो डी फैक्टो होते हैं, मतलब वो रियलिटी में काम करते हैं, तो वो आ गया आपका डी फैक्टो। और एक डिजोर वर्ड होता है जो कि हमारे प्रेसिडेंट साहब होते हैं, मतलब जो दिखते तो हैं बट उनका ऐसा कोई काम नहीं होता, राइट। नेक्स्ट आता है डेफेमेशन। डेफेमेशन मतलब किसी की रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा देना, कुछ वर्ड को ऐसा यूज़ करना जो कि रियलिटी है ही नहीं, फिर भी आप उसको बोल रहे हो, किसी की रेपुटेशन को खराब कर रहे हो, आगे आपका डेफेमेशन, ठीक है। सो पब्लिकेशन करना मतलब कुछ पब्लिक करना, पब्लिकेशन करना कुछ अनट्रू स्टेटमेंट को, अनट्रू स्टेटमेंट मतलब जो सही नहीं है अबाउट दैट पर्सन, उस पर्सन के लिए, ठीक है, जिससे उसकी रेपुटेशन खराब हो रही हो सोसाइटी में, वो हो गया, और वो आपने डेफेमेशन किया उसके लिए, ठीक है। और जिसको अवॉइड भी नहीं किया जा सकता किसी के भी थ्रू वहाँ पर। अब आप इसको वर्ड में भी कर सकते हो, इसको आप पिक्चर्स के थ्रू भी कर सकते हो, जेस्चर्स के थ्रू भी कर सकते हो, कुछ एक्ट ऐसा कर सकते हो जिससे डेफेमेटरी लगे, तो वो आपका हो गया डेफेमेशन। डेफेमेशन एक क्रिमिनल कॉन्सेप्ट भी है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। सॉरी, डेफेमेशन टॉर्ट का भी और क्रिमिनल का भी, दोनों का है, बट टॉर्ट में हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, राइट। फिर आता है डिफेंडेंट। डिफेंडेंट मतलब जिसके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग चल रही होता है, डिफेंडेंट। अब आते हैं डिजोर। डिजोर जैसे कि मैंने आपको ऊपर बता दिया, वही सेम चीज़ यहाँ पर भी आती है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो डिजोर होते हैं, वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, बट उनका ऐसा कोई मतलब काम नहीं होता है मतलब दिखने में, राइट। अब आता है डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? डेलीगेशन आपको वर्ड से ही समझ आ रहा है कि डेलीगेशन का क्या मतलब होता है, ठीक है। द ग्रांट ऑफ अथॉरिटी ऑफ टू अ पर्सन टू एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ वन पर्सन, मतलब किसी के बिहाफ पर अगर आप कोई काम करो तो आप डेलीगेशन कर रहे हो, ठीक है। डेलिक्वेंसी का मतलब होता है कि क्राइम कमिट करना, और यूजुअली हम इसको माइनर के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आता है एम्बेल्समेंट। एम्बेल्समेंट का मतलब क्या होता है? डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन। डिसऑनेस्ट एप्रोप्रिएशन टू द एम्प्लॉय, मतलब किसी को घूस देना टाइप का, जैसे ब्राइबरी करना, वो सब आपका यहाँ पर हो जाता है, किसी को रिच करने की वो दिखाना, वो सब, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो क्या होता है कि मतलब आप किसी पोस्ट पे हो तभी आप दूसरी पोस्ट को होल्ड कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। तो इस सेंस में आपको समझ आ गया। हम है एक्सपोस्ट फैक्टो। एक्सपोस्ट फैक्टो का मतलब होता है जिसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब होता है जो काफ़ी टाइम से चला हुआ आ रहा है, प्रीवियसली उस काम से चलता हुआ, मतलब वो आगे काम करेगा और जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो भी उसके साथ चलेगी, ठीक है। तो रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है प्रीवियस टाइम से किसी चीज़ को इफेक्ट में लाना, वो आपका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। एक्सपोस्ट फैक्टो की बात आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में कही गई है, और जब हम आर्टिकल 20 क्लॉज 1 पढ़ेंगे तब उसमें एक्सपोस्ट फैक्टो को और अच्छे से एक्सप्लेन देखेंगे।
नेक्स्ट है आपका वर्ड एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन मतलब होता है कि आप कहीं पर मतलब किसी ने कोई ऑफेंस किया है और इंडिया में ऑफेंस करके वो बाहर भाग गया है, जैसे कि विजय माल्या का केस आपने सुना होगा। तो विजय माल्या के केस में अब हम उसको लेकर आ रहे हैं, तो एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी की वजह से हम विजय माल्या को वापस से इंडिया ले आ पा रहे हैं। तो एक्स्ट्राडिशन का मतलब हो गया। सो होप आपको सारी जो टर्म्स हैं वो आपको समझ आई होंगी, कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। और अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ गाइस डू कॉमेंट, और अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कॉमेंट तो करना ही, साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करो, ठीक है। तो अगर आप अभी तक इस चैनल पर जुड़े हुए हैं और आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो गाइस प्लीज़ डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल। सो मिलते हैं और किसी वीडियो में, टिल देन गुड बाय।